एक बार की बात है, गोविंदपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बहुत ही मशहूर था। उसका एक खिलौने का दुकान था। उसके खिलौने की दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। मोहन के दो बेटे थे, गणेश और दिनेश। वो अपने दोनों बेटों को एक महान मूर्तिकार बनाना चाहता था। उस दिन से मोहन अपने बड़े बेटे को मूर्तियाँ बनाना सिखाता और दुकान भी संभालना। लेकिन एक दिन लंबी बीमारी के कारण गणेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। सालों बीत गए, गणेश बड़ा हो गया और गणेश मूर्तियाँ बनाने में अपने पिता के समान हो गया और उसका कारोबार खूब चलने लगा। दिनेश भी बड़ा हो गया और वो गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करता था। तुम सब यहाँ पढ़ने आए हो, तुम सब एक बराबर हो। पर अब मैं तुम लोगों से परीक्षा लूंगा। जो तुम लोगों में से अधिक प्रतिभा दिखाएगा वही मेरा प्रिय विद्यार्थी बनेगा। समझ गए तुम लोग? अब मेरे प्रिय विद्यार्थी बनने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु द्वारा दिए गए प्रश्न के अनुसार दिनेश सबसे अव्वल आया और वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बन गया। इस बात से दिनेश को घमंड होने लगता है कि वो बहुत ही तेज है और गुरु का प्रिय शिष्य है। कुछ दिनों बाद रमेश नाम का छात्र आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आया। रमेश बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमान की कला देखकर सभी लोग चकित थे और सभी से उसका तालमेल अच्छा बैठता था। वो विनम्र स्वभाव का था। इस बात से दिनेश को जलन होने लगी और जलन नफरत में बदल गई। दिनेश मन में एक योजना बनाई और अपनी नफरत को मन में दबाकर रमेश से दोस्ती कर ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गुरुजी ने सभी छात्रों को जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल जाने को कहा और कहा जो कोई जड़ी बूटी ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। गुरु के आदेश पर सभी शिष्य जंगल की ओर चलने लगते हैं। दिनेश रमेश को लेकर अलग हो गया और उसने एक योजना बनाई और रमेश को सुनसान जगह पे ले गया और चारों तरफ देखा और अपने पैरों से मारकर उसे नीचे गिरा दिया। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। इतने में दिनेश ने पत्थर उठाकर रमेश को मारना चाहा। इतने में कुछ शिष्य वहां पहुंच गए और दिनेश ने देखा कि वो आ रहे हैं। वो पत्थर फेंककर वहां से भाग गया। शिष्यों ने रमेश को बचा लिया और सभी ने योजना बनाई कि वो गुरुजी को सारी बात बताएंगे। सभी शिष्य ने गुरुजी को सारी बातें बताई। क्या क्या कहा उसने? ऐसा किया? वो तो मेरा प्रिय छात्र था, उसने कैसे ऐसे किया? गुरुजी को इस बात से बहुत ही तकलीफ हुई। दिनेश बहुत ही तेजी से अपने घर की ओर भाग गया और वो अपने गांव पहुंच गया, अपने भाई के पास। क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ आ गए? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है क्या? दिनेश ने सारी बातें अपने भाई को बताई, जो भी कुछ हुआ। क्या मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था कि यही सब करने के लिए भेजा था? अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम यहाँ रहकर मेरी मदद करो। मुझे माफ कर दो भैया, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। कुछ समय बीतने के बाद गणेश की दुकान के सामने एक और मूर्तिकार अपना दुकान खोल दिया। दिनेश इस बात से डर गया। भैया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खुल गई जिससे हमारी बिक्री कम होने लगी है। डरो मत, हमारी दुकान को कुछ नहीं हो सकता। हमारा दुकान हमारे दादा के समय से चल रहा है, इसीलिए कुछ लोग अभी खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद सभी लोग हमारी ही दुकान पर आएंगे क्योंकि हमारी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी होती है। गणेश ने उसके डर को दूर करके दिनेश को हौसला दिया और खुद ही मन में सोच रहा था कि उस दुकानदार को कैसे हटाया जाए। इसी बीच सभी नई दुकान पर जाते रहे। लेकिन एक दिन दिनेश ने दो लोगों को सड़क पर बात करते हुए सुना। कई बार मेरे बच्चे गणेश की दुकान से खिलौने खरीदने को कहा करते थे, लेकिन अब उसके खिलौने में वो बात नहीं रही, इसीलिए मैं नई दुकान से खिलौने खरीदता हूँ। दिनेश जा रहा था, इतने में सामने से एक आदमी सामने वाली दुकान से खिलौने लेकर आ रहा था। दिनेश ने उसे रुकाया और कहा, सुनो भाई सुनो, ये खिलौने कहाँ से लेकर आ रहे हो? अच्छा, ये सामने वाली दुकान से खरीदे हैं क्या? ये मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, ये लो, देख सकते हो। तुम भी इस दुकान से खिलौने खरीदना, बहुत अच्छे हैं। उसने खिलौनों को हाथ में उठाया और उसने देखा कि ये खिलौने तो बिल्कुल मेरे भाई के खिलौने जैसे हैं। फिर लोग इतने उत्साहित होकर उस दुकान से खिलौने क्यों खरीद रहे हैं। उसके बाद वो अपने घर गया। वो अपने भाई के पास आया जहाँ वो खिलौने बना रहा था। आओ दिनेश, ये देखो मेरे खिलौने, देखकर बताओ कि ये खिलौने कैसे हैं।
दिनेश ने गणेश के खिलौनों को ध्यान से देखा। गणेश का ध्यान सामने वाली दुकान के पास था, जबकि वो खिलौने बना रहा था। दिनेश सब कुछ देख रहा था कि उसका भाई का ध्यान सामने वाली दुकान पर है और खिलौने बनाने पर नहीं, और उसके खिलौने में बहुत सारी कमियां थी। क्या हुआ दिनेश, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है? ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सरपंच से कहकर इस दुकानदार को यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। दिनेश को समझ में आ गया कि आखिर उसके भाई के खिलौने अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं। मैंने अपने भाई की तरह ही गलती की। मुझे रमेश से जलन महसूस हुआ और मैं अपना काम करना भूल गया, और मैं एक अच्छा शिष्य होते हुए भी एक अपराधी बन गया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं गुरुजी से माफी मांग लूंगा। दिनेश इसी बारे में सोचते हुए आश्रम जा पहुंचा और गुरुजी से माफी मांगने लगा। अरे तुम तो मेरे अच्छे शिष्य थे, लेकिन तुमने अपने सहपाठी को मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें यही सिखाया। अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दिनेश गुरुजी के चरणों में गिर गया और उससे क्षमा मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अब मुझसे ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ईर्ष्या के मारे मैं बहक गया था, लेकिन मैं आपका फिर से एक अच्छा शिष्य बन के दिखाऊंगा। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। ठीक है दिनेश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वो भी इसलिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब ये मौका दोबारा मत गंवाना और अच्छे से पढ़ाई करो। गुरुजी से माफी मांगने के बाद उसने रमेश से भी माफी मांगी और उसने भी उसे माफ कर दिया। दिनेश ने अपनी शिक्षा पूरी की और विद्वान बन गया और अपने गांव वापस आ गया। तुम पढ़ाई छोड़कर आ गए थे और फिर बिना बताए वापस क्यों चले गए थे? बताता हूँ भाई, मैं उस दिन अपनी जिंदगी का सच जान गया था। जब हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे बेहतर है, तो स्वाभाविक है हमें उनसे ईर्ष्या महसूस होती है। अगर हम उस ईर्ष्या का सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम जलन और क्रोध के मारे उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। सच कहूँ, उस दुकानदार के खिलौने तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप उससे अच्छे खिलौने बना सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप खिलौने बनाने पर ध्यान देते तो आपके भी खिलौने बहुत बिकते। आपने उस दुकानदार को भगाने की योजना की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की। इसीलिए मैं गुरुजी से माफी मांगने वापस चला गया। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है दिनेश। मैं कई दिनों से उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अगर खिलौने बनाने पर ध्यान देता तो मुझसे ये गलती नहीं होती। ठीक है भाई, अब आप फिर से ध्यान से अपना काम करो। हमारा दुकान फिर से चलने लगेगा। वैसे भी हमने सुना है कि दूसरों का बुरा करने से हमारा कभी भला नहीं होता, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उस दिन से गणेश नए दुकानदार पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पर ध्यान देने लगा और फिर से वो खिलौने बनाने लगा, और अच्छे खिलौने बनाने की वजह से उसका दुकान फिर से चलने लगा और गणेश की दुकान पर भीड़ होने लगी पहले की तरह। कुछ दिन बीते तो नए दुकानदार के दुकान पर कोई नहीं जा रहा था। उसने अपना नुकसान होता हुआ देखकर गांव छोड़कर ही चला गया। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।